नमस्कार एंड वड़क्कम। आज फिर से हम भानु जी के साथ बात कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी खास करके तमिलनाडु की राजनीति, बड़े पार्टीज अलायंस इसके ऊपर। अभी ये एपिसोड में हम फोकस करेंगे तमिलनाडु के इलेक्शन में अन्नामलाई फैक्टर के ऊपर कि कैसे तमिलनाडु में बीजेपी की क्या दशा हुआ करती थी। खुद भानु मुझे बोलते थे कि 2009 में एक रेस्टोरेंट में वगैरह उनकी बीजेपी पार्टी की मीटिंगें हुआ करती थी, 4 लोग 8 लोग ऐसे बीजेपी के, और वहां से लेके आज एक प्रिंसिपल पोल बीजेपी कैसे बन चुकी है और खास करके आगे की स्ट्रेटेजी उसमें क्या रहेगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। भानु, आपका स्वागत है। भानु, जैसे जैसे मैंने आपसे कहा था, आपने कहा था कि आप जब भी बीजेपी के साथ काम करते थे बहुत पहले, तभी बीजेपी की मीटिंग्स ऐसे कौन से तो रेस्टोरेंट में 8 लोग 10 लोग ऐसे मीटिंग हुआ करती थी। तो वहां से लेके आज जो एक बीजेपी एक सैलाब बन चुका है, एक बीजेपी एक आंदोलन, एक बड़ा उसमें ताकत जुड़ चुकी है और उसका एक नेतृत्व अन्नामलाई जी कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी का कैसे हुआ और अन्नामलाई ने कैसे उसको लीड करना शुरू कर दिया? क्या तो अपने 2009 का याद दिला दिया। उस टाइम पे पार्टी इतना छोटा था। मैं साउथ चेन्नई में था, जहाँ पे सारे लीडर्स रहते थे। वहाँ पे हम बर्थडे पार्टीज में मिलते थे या किसी का डेथ हुआ तो वहाँ पे मिलते थे, ऐसा था। तो मैं इस तरफ इसको सोचता था। तो 2009 में एक पेटी शॉप था, 2014 में थोड़ा बड़ा शॉप हो गया, ओके। तो सुपरमार्केट हो गया 2014 में, 2019 में हाइपर मार्केट हो गया और 2024 में पूरा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा है ट्रैजेक्टरी, और पूरे भारत में भी ऐसे आप बीजेपी के ट्रैजेक्टरी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप तमिलनाडु के बारे में आप सोचते हैं तो ये ज्यादातर चेंजेस 2021 के बाद ही आया है, ओके। तो मेरा ये मानना है कि 2014 से 2021 तक 7 इयर्स वेस्ट करा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्योंकि उस टाइम में, जैसे हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे, पॉलिटिकल वैक्यूम था करुणानिधि और जयललिता का, और एडीएम के जिसका वोट शेयर हमारे से बहुत सिंक्रोनाइज्ड है, उनका कब्जा करने का कोई हमने कदम नहीं उठाया। हमारे लीडर्स पहले क्या करते थे, हमारे बीजेपी प्रेसिडेंट वो कैलकुलेट करते थे कि किस द्रविडियन पार्टी के साथ अलायंस करें ताकि हमारा कुछ होगा। तो ऐसा सोच 2019 भी 2021 तक भी वही सोच था। अभी भी बहुत सारे बड़े नेता हैं बीजेपी में जो ऐसे सोच में घूम रहे थे कि एडीएमके के साथ हमारा अलायंस हो जाए और किसी बहाने पे उनका तो तमिलनाडु में रहना होगा तो द्रविडियन आइडियोलॉजी पे विश्वास रखना होगा, ये बीजेपी का भी मानना था 2021 तक। नो, आइडियोलॉजी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, पर उनसे जो पॉलिटिकल बेनिफिट आता है उसके पीछे थे, ओके। वो हम दो तरफ में इसका उनके खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे महाराष्ट्र में ऐसे है कि बीजेपी का एक मानना है कि महाराष्ट्र में अगर राजनीति करनी है तो जो शरद पवार ने बनाया है, जिसको शाहू बोलते हैं, शाहू फुले अम्बेडकर, उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। आप हिंदुत्व की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन वो शाहू फुले अम्बेडकर का नाम लेके आपको हिंदुत्व की राजनीति करनी पड़ेगी, उसके खिलाफ आप नहीं जाएंगे। तो वैसी ही चीज तमिलनाडु में थी। हाँ, और क्या है, पहले हम डीएमके के साथ अलायंस में थे। डीएमके वाजपेयी जी के सरकार में भी पार्ट थे, ओके। अभी बोल रहे इतना लड़ाई लड़ रहा है ना, पर डीएमके वाजपेयी अलायंस के साथ में थे, हम डीएमके के साथ में थे, एडीएमके के साथ में थे। इसकी वजह से हमारा लोग मानने के लिए तैयार, लोग को पहचान नहीं पा रहे थे कि लोग किसकी, इनका स्टैंड क्या है, इनका एक्चुअल आइडियोलॉजी क्या है, इसमें कंफ्यूजन हो गया। और नाम तमिलर कच्ची इसकी वजह से स्ट्रेंथ हुआ है उनका बहुत 1% के नीचे था, अभी 7% इसी के लिए हुआ है कि उनका स्टैंड क्लियर था कि हम किसी दो बड़े द्रविडियन पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे। ऐसा स्टैंड नहीं था। और आप अभी पहली बार 2014 में हम अकेले लड़े थे पार्लियामेंट चुनाव, बट वो उस टाइम भी हम अलाई करना चाहते थे जयललिता के साथ, पर जयललिता ने अलग कर दिया हमें, ठीक है। पर अभी पहली बार है हमने बीजेपी ने तय किया है कि हम किसी भी द्रविडियन पार्टी के साथ जाना नहीं चाहते। ये उसकी वजह से एक हिस्टोरिक डिसीजन है, ठीक है। हम पहली बार हमारे बोल रहा हूँ बीजेपी का
नेतृत्व ने डिसीजन लिया है कि हम सेकंड पोल खुद के स्ट्रेंथ पे बनने का कोशिश करेंगे। और ये डिसीजन अन्नामलाई के वजह से लिया है, क्योंकि तमिलनाडु में अभी भी कुछ लोग, कुछ बीजेपी के लीडर थे, वो बोल रहे थे कि ठीक है, हमको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, हमको साथ लेना पड़ेगा, लेकिन अन्नामलाई जी डटे रहे और केंद्रीय नेतृत्व ने वो माना कि हम अकेले जाएंगे, भले हार जाएंगे, लेकिन हम 2026 और 2029 के लिए लड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आगे जाएंगे, और उसको वो स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रही। ठीक है, 100% सी अन्नामलाई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। पहले ये है कि बीजेपी तमिलनाडु में उनका स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये फंडामेंटल है। तो हम आने वाले टाइम में भी आप सब्सिडियरी पार्टी नहीं रह सकते। ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ फायदा नहीं है। हम अकेले लड़ना है तो हमें एडीएमके के जो वोट बैंक्स है, जो स्लाइटली प्रो हिंदू है, उसको कब्जा करना है। ओके, इसकी वजह से हम एडीएमके के साथ रह के वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अलग होके एक पोल बनना है, ये बीजेपी का उद्देश्य है। और दूसरा ये है कि दोनों ईपीएस और अन्नामलाई दोनों कोंगू बेल्ट से आते हैं, दोनों काउंटर कम्युनिटी से आते हैं। उनका लीडर्स का जो वोट बैंक है और अस्यूम्ड वोट बैंक है वो सेम है। ओके, तो दोनों एक पार्टी में नहीं रह, एक कोलिशन में नहीं रह सकते हैं, तो उसकी वजह वो भी एक कारण है। तो बीजेपी का ये पहला ये क्लियर हुआ है पिछले 3 साल में। जैसे आपने बताया, ये अन्नामलाई के पुश से ही हुआ है, क्योंकि बहुत अभी 2 महीने के पहले तक 50-50 था एडीएमके के साथ अलायंस में जाना ना जाना, पर एडीएमके ने तय कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है आपके साथ जाने से, ऐसा बोल के उन्होंने ना कर दिया। उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे थे कि एडीएमके के साथ कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन एडीएमके का डिसीजन मोस्टली अन्नामलाई और ईपीएस दोनों सेम कास्ट के होने का एक उसके ऊपर बड़ा फैक्टर है, इसलिए उन्होंने नकारा, नहीं बिकॉज ऑफ द हिंदू आइडियोलॉजी और राम मंदिर, ऐसे कुछ नहीं था। सही बात नहीं। और दूसरा है कि बीजेपी एक नॉर्थ इंडियन पार्टी है, ऐसा एक इमेज है ना, वो पूरा खत्म नहीं हुआ, वो स्लोली डिक्लाइन हो रहा है, वो पूरा खत्म नहीं हुआ। उसकी वजह से भी एडीएमके जो हार्डकोर तमिल पार्टी है, उसका नुकसान हो रहा था। और तीसरा था ये माइनॉरिटीज, जो पिछले एपिसोड में जो बात कर रहे थे हम, 15% माइनॉरिटीज, उनका पूरा एडीएमके के साथ चले गए, तो उनका जो एडीएमके के वोट करते थे वो नहीं आ रहे थे। ये भी एक कारण है। ऐसे कहा जाता है कि राजनीति में आपको 50 साल लगते हैं सेटल होने के लिए, और बाद में आपका करियर करे एक अच्छी तरह से शुरू हो जाता है। अगर आप अन्नामलाई जी को देखें तो वो 40 साल के 1-2 साल आगे पीछे रहेंगे, लेकिन ही इज इन हिज 40s, तो इतने कम उम्र में, लेट 30s, 38, 37, 30, 38 37 या 39, 38, 39, तो इतने कम उम्र में एक ऐसे डिफिकल्ट स्टेट में, जहां पे बीजेपी का ज्यादा कुछ नामो निशान नहीं था, ज्यादा बड़ा काडर नहीं था, एक आइडियोलॉजी का ये था, उनका राइज कैसे हो गया? एक पुलिस ऑफिसर से लेके, गरीब घर से एक पुलिस ऑफिसर होके, एक हिंदुत्ववादी नॉर्थ इंडियन पार्टी जिसका एक छवि थी, उसके लीडर, ऐसी उनकी प्रोग्रेस कैसी हुई? तो उनको डेस्टिनीज चाइल्ड भी बोल सकते हैं। और उनका राइज, उनका टैलेंट बहुत अमेजिंगली टैलेंटेड है, अमेजिंगली हार्ड वर्किंग है। ओके, उसको देना है। उसके बाद भी पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि बहुत सारे आपके लिए समय साथ देना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हुआ है। तो जब अन्नामलाई कर्नाटका कैडर आईपीएस ऑफिसर था, ओके, जहां उडुपी में उनका पोस्टिंग हुआ था, उस टाइम से बीएल संतोष जी के साथ, जो जनरल सेक्रेटरी है, उनके साथ उनका एक रिलेशनशिप था। और वो एक माउंट कैलाश पर्वत का एक ट्रिप लगा था। उसके बाद उसने बोला कि कुछ उनके मन में आ गया कि स्पिरिचुअल एक सोशल सर्विस करना है। उसके बाद आईपीएस फिट करके इन्होंने पार्टी ज्वाइन करा बीजेपी में। उसमें ऐसे आप जानते हैं, जो जब कोई इंपॉर्टेंट आता है पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए, उसको वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, कि वाइस प्रेसिडेंट में कुछ रोल ही नहीं है एक्चुअली। उसका कुछ मार्गदर्शक मंडल जैसा है, वैसे वो वाइस प्रेसिडेंट यानी पोजीशन है, लेकिन काम कुछ नहीं है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है। एक्चुअल जॉब है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का। ठीक है, yes. तो उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो क्या हो गया, 2021 में सर्कमस्टेंसेस बहुत अच्छा हो गया। 2021 में तमिलिसाई जी, जो उस टाइम मुरुगन थे, पार्टी प्रेसिडेंट, उसको
केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ गया, और उसके पिछले जो प्रेसिडेंट थे तमिलिसाई जी, वो गवर्नर बन गई। वानती श्रीनिवासन वो सीनियर लीडर है, वो भी कोंगू बेल्ट से है, उसको महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट बना दिया। तो एक वैक्यूम था, और बीजेपी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, एक रिस्क लिया एक्चुअली, क्योंकि जो संघ से नहीं है, ओके, तो फिर भी बीजेपी के लीडरशिप ने अच्छा बेट लिया है अन्नामलाई को लेके, और अन्नामलाई भी डिलीवर करा है। अन्नामलाई बहुत हार्ड वर्किंग है, और उन्होंने एक के बाद एक करा। सो पहले क्या करा, वो लॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस देना शुरू करा उसने, लॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वेरी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ओके, और उसमें उनका आर्टिकुलेशन प्रूव हो गया लोगों को कि ये पढ़ा लिखा बंदा है, बहुत पढ़ा लिखा है, ये बहुत अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करा है कोयम्बटूर में, उसके बाद IIM लखनऊ में करा है, IPS करा है, बहुत क्वालिफाइड है। उसके बाद उनका आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा था, लोगों का चेहरा बच्चे में आ गया, और अच्छी चीज बोलते थे। इसके बाद तो क्या हो गया, पूरा हिंदू इकोसिस्टम जो पूरे ट्विटर और सोशल मीडिया पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में उसके पीछे आ गया। तो उसके बाद उसने ये यात्रा शुरू करा, येन मक्कड़, येन मन इज लाइक मेरा धरती मेरे लोग, तो इसका ट्रांसलेशन है, तो माय लैंड माय पीपल, मेरा देश मेरे लोग। हाँ, मेरी मिट्टी मेरे लोग। तो उसने पूरा 39 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ट्रैवल करा, और इनफैक्ट तमिलनाडु में 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पूरा 234 का करा, अच्छे तरीके से प्लान करके करा। ये राहुल गांधी जैसे नहीं करा, क्योंकि इसका पूरा जो पैदल जाने वाला ये है, वो सिर्फ क्राउडेड प्लेसेस में, पॉपुलेशन डेंस प्लेसेस में था। 2 शहरों के बीच में वो बस में या किसी में ट्रैवल करा था, तो थोड़ा इफेक्टिव सोच समझ के करा, क्योंकि बाकी समय बर्बाद होगा ना। तो ये अच्छा करा। तो बीजेपी का स्ट्रैटेजी क्या है इस इलेक्शन में, ये दो चैनल्स है इसका, एक वेव है, दूसरा अलायंस है। तो वेव क्रिएट करने में ये जो अन्नामलाई ने जो करा अभी तक, उसमें इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। दूसरा वेव का पार्ट है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी आजकल बहुत समय तमिलनाडु में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अभी आई थिंक 7-8 टाइम्स हो गया मेरे ख्याल से, और ये अयोध्या के टाइम पे भी उन्होंने बहुत 2-3 टाइम आ गए थे। और दूसरा हमारा एक बड़ा टूल जो बीजेपी ने उठाया ये द्रविडियन आइडियोलॉजी के आगे, वो है कि कल्चर। तो कल्चर को, बिकॉज वो बीजेपी का स्ट्रेंथ भी है, तो कल्चर को कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए वो सेंगोल था, ये रामेश्वरम में जो पूजा हुआ था वो है, जल्लीकट्टू है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे उठा के लेके आ रहे हैं, जो तमिलनाडु के कल्चर और हिंदुत्व को महत्व देने वाला चीज, ओके। तो ये वेव प्लस अलायंस में, वेव में बहुत सारी चीज हुआ है। अभी अलायंस में ये हो रहा है कि हम पिछले एपिसोड में थोड़ा बहुत इसके बारे में बात हुआ, जैसे एक रेनबो कोalition टाइप का बनाने का कोशिश, जो वन ईयर पार्टी है पीएमके, और मुकुलत और लीडर्स है जो ब्रेक अवे एडीएमके फैक्शन से, टीटीवी दिनकरन और ओपीएस, उनका कोalition, और नाडार कम्युनिटी में, तो ऐसे रेनबो कोalition बनाने का, और यादव है उनके, ये देवेंद्र कुलवेला दलित है, तो अच्छा रेनबो कोalition बनाने का इस बार कोशिश हुआ है। तो वेव प्लस अलायंस इज द स्ट्रेटजी फॉर बीजेपी इन 2024। मैंने अन्नामलाई जी के बहुत इंटरव्यू देखे हैं, आपने भी, बहुत लोगों ने देखे रहेंगे। तो ये 2 चीजें वो हमेशा कहते रहते हैं। पहली चीज है कि कोई तो तमिलनाडु की राजनीति में एक ये दर्शाने वाला चाहिए था कि ये सब जो पुरानी राजनीति है वो अभी फॉसिल हो गई है। खास करके डीएमके के लोग जो यूथ विंग है, उनमें भी 50 साल के 60 साल के लोग यूथ विंग के चेयरमैन रहते हैं, या फिर उनका बाकी भी द्रविडियन आइडियोलॉजी, खास करके मंदिरों के सामने जो पेरियार का पुतला लगाना और उसके ऊपर जो रिलीजियस लोग हैं उनका इंसल्ट करने के लिए है, सनातन का विरोध करना, ये इसके ऊपर एक ये बोलते हैं। और दूसरी चीज, उनके हर एक इंटरव्यू में साफ दिखते, वो उनसे पूछा जाता है कि एक उनकी यात्रा है, उनकी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से तुलना की जाती है, और तभी वो बोलते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें हर दिन अलग अलग मुद्दा था, और बाय द टाइम वो
दिल्ली में पहुंचे यानी कश्मीर में पहुंचे तो उनको दिखाया कि यहाँ पे सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, यानी देश में सिर्फ प्यार ही है। उसके अलावा उनका जो यात्रा था वो एक पॉइंट लेके विद अ सिंगल एजेंडा ऑफ ब्रिंगिंग चेंज इन तमिलनाडु। तो उसके वजह से तो क्या ये दो मुद्दे उनके आपकी राय उसके ऊपर, आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? सो ये 2024 एक बेस सेटिंग इलेक्शन है, क्योंकि जो पास्ट है वो अभी इट्स इररिलेवेंट है। तो जो बोलते हैं ना, हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पाएंगे पास्ट से, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गया। तो एडीएमके के स्प्लिट के बारे में हम पिछले एपिसोड में बात करा, और डीएमके भी अपने पीक में था 2021 में। 2019 टू 2021 डीएमके का पीक था, ऑर्गेनाइजेशनल पीक था 53%। ओके, तो उसके बाद वो नीचे आ रहा है थोड़ा, क्योंकि बहुत बहुत मिसगवर्नेंस है। ओके, लोगों को ये अभी एक 1000 रुपीज कैश पेमेंट है वुमेन के लिए, मंथली पेमेंट है, उसमें बहुत घपला हुआ है, और करप्शन ही करप्शन है। हर एक मिनिस्टर के ऊपर करप्शन केस है। ओके, तो मिस गवर्नेंस के ऊपर भी थोड़ा नीचे आ रहा है। ओके, और डिक्लाइन ऑफ एडीएमके और ये पॉलिटिकल डिक्लाइन ऑफ डीएमके ऑल्सो। ठीक है, तो एक नया राइज ऑफ न्यू पार्टी बीजेपी। तो ये सब चीज एक ही साथ हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो ये डीएमके एडीएमके डाइकोटमी में फिक्स्ड थे, जो लोग तमिलनाडु के लोगों का मन, अभी एक ऑप्शंस उनके सामने दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि ये सोशल चेंज और पॉलिटिकल चेंज थोड़ा लंबा चलता है। इट्स नॉट लाइक तो ऑप्शन भी है और फॉर्मिडेबल ऑप्शन है। तो पहले क्या होता था, ऑप्शन होता था लेकिन ऑप्शन जीत के नहीं आ सकता था। तो अभी उसमें कोलिशन भी है तो जीतने की संभावना भी है, और एक अलग ऑप्शन जैसे आपने वो तमिल पार्टी का ये बताया कि वो एक क्लियर आइडियोलॉजी है और एक जीतने की संभावना है। तो ये दोनों चीजें अभी दो पार्टीज के साथ, एक वो तमिल पार्टी और दूसरी भाजपा, उसके बारे में दोनों के सामने आ रहा है। करेक्ट। तो इसमें क्या है ना, बीजेपी के लिए पॉलिटिकली एडीएमके डीएमके दोनों एनिमीज है। ओके, डीएमके आइडियोलॉजिकल एनिमी है। ओके, तो डीएमके जो भी है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है बीजेपी का नेशनलिज्म, थीइज्म, कल्चरल नेशनलिज्म जो भी है। ऑर्गेनाइजेशनली डीएमके एनिमी है, क्योंकि डीएमके का वोट बैंक बीजेपी को चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों में कैसे ये दोनों स्ट्रैटेजी अचीव करना है, दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, इसके लिए ही स्ट्रैटेजी बनाना है इनको। ठीक है, तो ये ऐसा, तो ये अलायंस जो बनाए हैं बीजेपी, ओके, वो एडीएमके को काउंटर करने के लिए, जो वेव जो क्रिएट कर रहे हैं वो डीएमके को काउंटर करने के लिए। ठीक है, सो ये आपने जैसे बोला है कि वायबल ऑप्शन लोगों के सामने है। एक आंकड़ा बताता हूँ, तो 2019 में एडीएमके का वोट शायद 18% था। ओके, वो असेंबली इलेक्शन में थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, अभी और बीजेपी का 5% है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 3 से 5% वे यू कैलकुलेट। ठीक है, तो अभी जो सर्वे आ रहा है वो दे रहा है बीजेपी को 20 to 25%। ओके, एडीएमके को 17%। तो ऐसे सर्वेस में आ रहा है कि पहला पोल डीएमके है, उसके बाद बीजेपी प्लस है, उसके बाद एडीएमके प्लस। ओके, ये बहुत बहुत बड़ा चेंज है पार्टी पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी अभी सेकंड पोल पे आ गया है, लेकिन बीजेपी और 4-5% ज्यादा कमा लेता है एआईडीएमके से एक्स्ट्रापोलेट करके, तो बीजेपी के सीट में भी बहुत बड़ा जंप दिखने को मिलेगा। उसमें आता हूं कि अभी क्या है, ये जो सर्वे है ये पीएमके अलायंस जो फाइनलिस्ट हुआ है उसके पहले आया है। ओके, पीएमके अलायंस के आने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा भी होगा। ओके, सो अभी ये बाइपोलर पॉलिटिक्स में मान लो कि ट्राइपोलर ही बोलते हैं, क्योंकि एडीएमके अभी बहुत वीक है, मान लो ट्राइपोलर ही बोलते हैं। तो ट्राइपोलर पॉलिटी में कितना सीट जीतेंगे ये थोड़ा मुश्किल है जानने के लिए। मैं केरला के एग्जांपल लेके बताऊंगा। केरला में ऐसा 4 सीट है, पतनमतिट्टा, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम और अट्टिंगल। ओके, ये चारों में 25% वोट बीजेपी ने जीता। पतनमतिट्टा में तो सुरेंद्र ने 29% जीता, फिर भी थर्ड आया था वो, क्योंकि वो ऐसे ट्राइपोलर, वो यूडीएफ एलडीएफ इसमें स्प्लिट में ट्राई, तो इसलिए आप 25% भी लीजिए तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ट्राइपोलरिटी में और बाइपोलरिटी में होता है, तो आपको 100% आपको ये कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाएंगे कि सीट जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ठीक है,
तो बट ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो अक्यूमुलेट हो रहा है वो एक जर्नी है, आप जानते हैं, इसे टाइम लगता है। तो द बेस्ट वे टू असेस बीजेपी प्रोग्रेस इज द वोट शेयर। ओके, जो पार्टी 5%, 3 to 5% से है, वो 5% से अभी 20 से ऊपर हो गया, that is progress। ओके, एंड इफ इट इज बिगर देन एडीएमके, वो सेकंड पोल के ऊपर है, तो इसके ऊपर जो सीट्स आएगा 2-3, मैं मेरे ख्याल से 2 to 7, यू डू नॉट नो क्या है, 2 पक्का आएगा, 7 तक जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो 2 to 7 आएगा, ये आइसिंग ऑन द केक है। ओके, तो ये क्या है, एस्टैब्लिश होने का टाइम है बीजेपी का। और क्या होगा, अभी एडीएम के तीसरा बन गया है, तो उसमें भी सिर्फ बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे सपोर्टर्स आएंगे, तो ये एक्सेलरेटेड डिक्लाइन ऑफ एडीएम भी होगा, थोड़ा एक्सेलरेटेड इंक्रीज ऑफ बीजेपी भी होगा। तो एक सवाल मुझे मेरे मन में आता है, क्योंकि तमिलनाडु में खास करके जो चीज यहाँ पे शरद पवार की नहीं कही जा सकती थी, शरद पवार ने डीएमके की आइडियोलॉजी, डीएमके की स्टाइल कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि डीएमके एआईडीएमके के बहुत लोग हैं, वो बहुत बड़े इधर एक्टर्स या एक्ट्रेसेस या स्क्रिप्ट राइटर या पोएट्स, वो होने के वजह से पिछले कई दशकों से सिनेमा है डीएमके और एआईडीएम का कब्जा, टेलीविजन है डीएमके एआईडीएमके का कब्जा, लिटरेचर है, थिएटर है, सोशल मीडिया है, सब में इन लोग का इतना बड़ा कब्जा है कि आप अलग सोच ही नहीं सकते। तो ये इसमें अन्नामलाई जी का स्ट्रेटेजी क्या है कि इतना भारी प्रेजेंस होने के बाद मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, थिएटर पे, हाउ ही इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट, क्या कैसी स्ट्रेटेजी रणनीति उनकी है? सही है। तो ये कल्चर के साइड में ये द्रविडियन कब्जा बहुत गंभीर है। तो मैंने बहुत करीबी से देखा, क्योंकि आप जानते हैं मैंने एक हॉटस्टार में एक स्क्रीन प्ले भी एक ओटीटी शो का लिखा, तो उस टाइम में वो इंडस्ट्री के बारे में जानने का भी एक मौका मिला। बहुत स्ट्रॉन्ग द्रविडियन फोकस है उसमें। आप पीछे भगवान राम का मूर्ति अभी सेट में मूर्ति नहीं रखते हैं, ओके, बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीजों में करते हैं। डायलॉग में राम सीता या उनका नाम नहीं लेते हैं, बहुत सारे ऐसा होता है, ठीक है। सो ये द्रविडियन, ये लिटरेचर और आर्ट में द्रविडियन कब्जा भी ऐसा है। और क्या है, ये मीडियोकर लोग की प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि द बेस्ट लिटरेचर पीपल आर द्रविडियन सपोर्टर्स। आप जयमोहन को ले लो, जयमोहन इंडिया टॉलस्टॉय है। आपके दर्शकों के मैं विनती करूंगा कि उनके गूगल करके पढ़ें, क्योंकि इंडिया में परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट टॉप 3 ऑथर्स में होंगे। तो उनके बारे में आप कई लोग जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि वो थोड़ा प्रो हिंदू लिखता है, वो प्रो कल्चर लिखता है, तो उनका सम्मान नहीं करते थे। तो ऐसे नहीं, वो पार्ट है अभी भी, ठीक है। और मेरे ख्याल से कैसे होगा ये, जब हम बीजेपी पॉलिटिकली स्ट्रांग होंगे और लोगों का समर्थन बीजेपी को होगा, उसके बाद आर्टिस्ट लोग भी सुधरेंगे, जैसे अभी बॉलीवुड में जैसे हो रहा है। ओके, अभी नेशनलिस्ट मूवी बन रहा है ना, ऐसे भी होगा बीजेपी तमिलनाडु में। उसके लिए टाइम लगेगा। तमिलनाडु कल्चरली फाइनल फ्रंटियर है बीजेपी के लिए। तो 2-3 क्विक क्वेश्चंस, क्योंकि हम इंटरव्यू के आखिरी चरण में आ चुके हैं। एक पूछना था कि तमिलनाडु इज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियल स्टेट, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे माइग्रेंट लोग आ रहे हैं। मुंबई जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग यूपी बिहार से आ रहे हैं, वो आने के बाद उनका एक प्रभाव बढ़ता है। तो ऐसे लोग तमिलनाडु में जो माइग्रेंट वर्कर्स है, उनका कुछ प्रभाव बीजेपी के एक झुकाव दिखाई पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो बहुत बीजेपी की लहर चल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? करेक्ट। तो ये और पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ बीजेपी के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहता हूं। मैं पहले आपका आंसर देता हूं। ये लिंग्विस्टिक, तमिलनाडु जैसे लोग सोचते हैं कि एक जेनोफोबिक सोसाइटी है, जो बाहर से जो आते हैं उसको ठीक से इज्जत नहीं करते। ये भी बहुत बेकार का एक मिथ है, ओके, बिकॉज तमिलनाडु कोस्ट लाइन पे है और सेंचुरीज का ये ट्रेडिंग चलता आ रहा है। आप चेन्नई में आते तो सब जैसे बॉम्बे में है, मुंबई में है, जैसे आर्मीनियंस, जूस, पारसी सबका है, और नॉर्थ इंडियंस, बंगाली सब है यहाँ पे, ठीक है। तो ये
ये परसेप्शन क्या, गलत परसेप्शन क्या है? और परसेप्शन को बढ़ाने के लिए भी आप लोग ऐसे कि लोग हिंदी हिंदी जानते हैं फिर भी बात नहीं करते, आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा या तमिल में बात करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में तो ये परसेप्शन बहुत ज्यादा है। ये 10% लोग करते हैं बॉस। एक ऐसे ऐसे बहुत एक्चुअली तमिलनाडु के लोग बहुत फ्रेंडली है। ओके, तो ऐसे परसेप्शन भी बना दिया कि ये लोग थोड़ा खड़ूस है या ऐसे तमिल में ही बात करते हैं, वो तो मिथ है, पर उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जितनी से जितनी हिस्ट्री से जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है वो भी एक वोट बैंक है, पर डिस्पर्स्ड है। आप साउथ चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया में ले लो, पूरा बहुत लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है। ओके, जो तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी के हेड भी चेन्नई था ना, सो उसकी वजह से बहुत सारे वो उनका वो एडीएमके के वोट देते थे। ठीक है, कई बार डीएमके को भी देते थे। आप ये नहीं मानेंगे, सौकारपेट नाम के सेंट्रल चेन्नई नॉर्थ चेन्नई में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। ओके, वहां पे मारवाड़ी लोग रखते हैं। वहां पे दयानिधि मारन हिंदी में प्रचार करा। ठीक है, दयानिधि मारन डीएमके का फैमिली मेंबर, उसने तो ये होता है, डेमोक्रेसी का ये है, मैजिक है। सही बात, तो सही बात। ये कोयम्बटूर स्टेट में भी अभी इंक्रीज हो रहा है। कोयम्बटूर, तिरुपुर, जहाँ पे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और हेवी इंडस्ट्रीज है, वहां पे भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आते रहे हैं या असिमिलेशन प्रॉब्लम्स है। ओके, और ये हमारे डीएम के पार्टी के लोग बहुत रेसिस्ट है। ओके, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड जिसके बारे में आप बात करते हैं, ये इनके लिए पॉलिटिकली फेवरेबल है, तो ये परपेचुएट करते हैं। ये बिहारी को पानी पूरी बेचने वाले, या ये बहुत दिमाग से कमजोर वाले आदमी, ऐसे मूर्ख लोग ऐसे 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 कोसते रहते हैं। ठीक है, सो ये डीएमके के लोग में ये उनके पॉलिटिकली फेवरेबल है, इसलिए करते हैं, पर ये जनरल परसेप्शन नहीं है। जनरल परसेप्शन ये, तो इनका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो जिसके बारे में आपने पूछा, वो इंक्रीज हो रहा है, पर छोटा है। लाइक ये उतना बड़ा महाराष्ट्र जितना नहीं, मुंबई पुणे ये जो मेट्रोपॉलिटन महाराष्ट्र का रीजन है उतना नहीं है। मेरा दूसरा सवाल है कि जो मोदी जी का हमेशा कहना रहता है डबल इंजन वाली सरकार, तो उसका ये डबल इंजन वाली सरकार का कुछ ठीक है, अभी ये लोकसभा का ही चुनाव है, लेकिन तमिलनाडु के लोगों को ऐसा लगता है, क्या लग सकता है कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में जो सरकार है उनके साथ में हम रहेंगे तो हमारी विकास की संभावना और ज्यादा बढ़ेगी, और इसलिए उनको वोट देना चाहिए। उसका इम्पैक्ट कितना होता है या हो सकता है? उसका कितना होगा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ फैक्टर्स, पॉलिटिकली भी अच्छा चल रहा है बीजेपी के लिए, और एक गुड गवर्नेंस और नो करप्शन वाला रेजिम, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि वो ये डिफरेंशिएट करके दिखाता है। जैसे डीएमके सरकार बहुत करप्ट चला रही है, उसके डिफरेंशिएट करके बीजेपी का क्लीन गवर्नेंस का रिकॉर्ड भी लोगों के सामने है। तो वो कितना देगा वो देखेंगे, पर लोगों का मन में ये भी है कि कांग्रेस इसमें इस बार नहीं आएगी। ओके, तो हमारा लोगों के मन में ये बैठ गया कि वोट वेस्ट नहीं करना है। ये ज्यादातर केरल में अभी ये बहुत चल रहा है, कि क्योंकि आप जानते हैं तो केरल से 15 एमपीज आए थे कांग्रेस के 52 में 15 केम फ्रॉम केरला। yes. तो अभी केरला में ऐसा लोगों के मन में बैठ गया कि कांग्रेस को वोट देने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो वो वाला परसेप्शन स्लोली यहाँ पे है, पर सिर्फ ये डीएमके के साथ है कांग्रेस यहाँ पे, इसलिए थोड़ा कम है। कांग्रेस का 52 में से 15 के 16 केरल से और 8 या 9 तमिलनाडु से, तो लगभग उनका 40% सीट्स तो ये दो स्टेट से आया था, 35-40% सीट्स। हाँ, तो मैं कई चैनल में ऐसे बात करता हूँ, हम क्योंकि आजकल पूरा डिबेट 400 पार के ऊपर है ना, मैं लोगों से पूछता हूँ आप बताओ मुझे कांग्रेस का 25 कहाँ से आएगा, क्योंकि 15 तो केरल से नहीं आएगा। ओके, 8 शायद तमिलनाडु से आ सकता है, 8 से कम आएगा, थोड़ा आ सकता है। पंजाब में तो 0 हो गया, अभी पंजाब में भी से 8 है, तो वो अलग है। पर अनजीत में सिंस हम कंक्लूडिंग पार्ट में है, मैं बीजेपी 2024 के बाद क्या करना है इसके बारे में आप ठीक है, क्या है। अभी जैसे मैंने बताया, ये वेव प्लस अलायंस के स्ट्रैटेजी पे चल रहा है। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है बीजेपी को एक प्रॉपर तमिलनाडु पार्टी बनना है। ठीक है, अभी जो नेशनल पार्टी का ब्रांच जैसे वो भी सत्य है, पर उसका प्राइमरी आइडेंटिटी ये होना चाहिए कि वो सॉलिड तमिलनाडु पार्टी विद बैकिंग कम्युनिटीज होना चाहिए।
ठीक है। Yes. तो बैकिंग कम्युनिटीज जो है वो इतने सारे ओबीसी कम्युनिटीज जिसके बारे में हमने बात करा, डाउंडर्स, मनियर्स, मुकुलतोर्स, मुत्रेयर्स, नाडार्स, ये 5 ओबीसी कम्युनिटीज को हमें कैप्चर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज में बहुत सारी लीडरशिप एक ही छोटा इंटरवेंशन, जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मराठा कम्युनिटी है उसका परसेंटेज मराठा कुणबी करके 30% है। तमिलनाडु में वो सब सेकंड कास्ट है, वो पहले से ही ओबीसी हो चुका है, तो वो इसलिए ओबीसी का परसेंट सबसे ज्यादा तमिलनाडु में रहेगा। सही है। या तो क्या है ये या तो हमारे में ये 30% साइज कम्युनिटी नहीं है, बहुत सारे 7-10% का कम्युनिटी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक और बिगनेट बताता हूँ। जो 1 ईयर्स है ना, 1 ईयर्स जो पीएमके का पार्टी है, हाँ। तो उनका अराउंड 10 to 14% जिसमें भी कैलकुलेट करो, वो लार्जेस्ट कम्युनिटी है। तो लार्जेस्ट कम्युनिटी होने के बावजूद भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। सेम है, आप ओडिशा में, आप राजस्थान में देखें तो जाट्स आर द लार्जेस्ट कम्युनिटी, दे हैव नेवर हैड अ चीफ मिनिस्टर। ये 10-15% कम्युनिटीज का एक कर्स है ये, क्योंकि ये 10-15% में क्या होता है, दे हैव टू फॉर्म अ बिगर कोalition, बट दे आल्सो हैव 10-14%। तो लोग क्या होते हैं, दे वो नैरो बनाते, जो कास्ट बेस्ड पार्टी बन जाता है। पर 30% जो है मराठास का, वो अलग अलग खेल है। वो 30% को कैसे बांट सकते हैं, जो अभी जो चल रहा है खेल, तो वो अलग खेल है। पर अभी अगली स्ट्रेटेजी यस, हाँ, 2024 के बाद से। हाँ, तो अभी क्या है, तो बीजेपी में एक और चीज हो रहा है कि हमें साथ साथ दलित हम बैकवर्ड और दलित के साथ भी हमें हमारा इमेज होना चाहिए, ठीक है। अभी एल मुरुगन है, वो दलित लीडर है जिसको उसने बनाया, पर ये पूरे स्ट्रैटेजी में ये कहां से फिट होता है हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप दलित पार्टी भी नहीं बन सकते, ओबीसी पार्टी भी नहीं बन सकते। रियल पॉलिटिक्स में बता रहा हूं, क्योंकि समाज ऐसा है। तो बीजेपी जैसे पैन इंडिया में हुआ, पैन इंडिया में क्या था, पहले ब्राह्मण बनिया पार्टी होते थे, फिर मंडल के बाद ओबीसी पार्टी बना, अभी ईबीसी दलित नीचे जा रहे हैं ना, वो सेम स्ट्रैटेजी तमिलनाडु में भी फॉलो करना है। तमिलनाडु में भी अभी नॉर्थ इंडियन पार्टी, ब्राह्मण पार्टी बोलते हैं, अभी ओबीसी को कब्जा करो, उसके बाद नीचे जाओ। अभी क्या है, लाइक कई सारे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भी जाता है ना, आप सडनली किसी दलित मेंबर को बना दो, आई मीन सोशल जस्टिस के हिसाब से अच्छा है, पर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में कैसे फिट होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही है। धन्यवाद भानु जी, आपने समय दिया। और भी 1-2 घंटा हम बात कर सकते थे, लेकिन एक समय की मर्यादा होती है। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्या बारे में महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लोगों में लगाव है, इंटरेस्ट है। तो मुझे आशा है कि 19 अप्रैल तक हम फिर से एक बार मिलेंगे, और तभी जो परिस्थिति रहेगी जमीन पे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए हम यही रुकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।